नमस्कार दोस्तों, आईएएस प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आप लोग की मैं आशा करता हूं कि पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। मित्रों, हम लोग यहाँ पे भूगोल की एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे थे। कक्षा 6 की भूगोल की एनसीईआरटी वो आधी से ज्यादा हो चुकी है और दो तीन चैप्टर्स बचे हैं जिनको डिस्कस करने के बाद में लगभग पूरी हो जाएगी। और आज से हम यहाँ पे साइंस की एनसीईआरटी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। मित्रों, आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जो भी डिस्कशन कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे साथ पढ़ सकें, आपकी समझ विकसित हो सके। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसको लापरवाही के साथ आराम से रख दें। तो आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज कक्षा 6 की साइंस की एनसीईआरटी, विज्ञान की एनसीईआरटी। तो इसमें सबसे पहले हम चैप्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखिए, पहला चैप्टर हमारा है अध्याय 1, भोजन कहाँ से आता है। और इसमें सामान्य सी बात की गई है कि हम भोजन कहाँ से कैसे क्या प्राप्त करते हैं। दूसरा है भोजन के घटक, तीसरा है तंतु से वस्त्र तक, चौथा है वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, हमारे चारों ओर के परिवर्तन अगला अध्याय है। ऐसे ही ये पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव एवं उनका परिवेश, गति एवं दूरियों का मापन। 11वां चैप्टर है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। फिर है जल, हमारे चारों ओर वायु, और फिर कचरा संग्रहण एवं निपटान। ये हमारा चैप्टर है। एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि हम एक चैप्टर रोज लेके अब नहीं चलेंगे। यहां पे हमारी रणनीति ये होगी कि जल्दी से जल्दी हम पूरे चैप्टर्स को कवर करें। इसके लिए जरूरी है कि जो भी छोटे चैप्टर्स हैं, छोटे चैप्टर्स में हम जल्दी स्पीड से चलें। और स्पीड का मतलब यह है कि हम एक दिन में छोटे चैप्टर्स, 2 चैप्टर्स भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं भोजन कहां से आता है। ये चैप्टर ऐसा है जो हम सब लोग जानते हैं, इसमें बहुत कुछ हमको नहीं पढ़ना है। थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें दी हुई हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि भोजन हम कैसे बनाते हैं। सब्जी लाते हैं, फिर उसको कैसे काट पीट के बनाते हैं, मसाला मिलाते हैं, तेल मिलाते हैं, जिससे कि उसका स्वाद बढ़ता है। जैसे ये देखिए दिया, खाद्य व्यंजनों की कच्ची सामग्री। जैसे रोटी किससे बनती है, तो आटा से, और आटे को मारने के लिए जल का उपयोग होता है। ऐसे दाल में कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाला, ये उपयोग होता है। तो ये सिंपल बातें हैं। कुछ काम की बातें इस चैप्टर में दी हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे ये भी आप सब जानते हैं कि खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री। इडली क्या है कि बनती है, तो चावल, और चावल का स्रोत क्या है, पौधे से। तो इडली में चावल, उड़द की दाल, नमक और पानी मिलाया जाता है, जल। ऐसे चिकन करी, चिकन मसाला, तेल, घी, जल। तो चिकन मिलता है जंतु से, है ना, मुर्गे से, मुर्गी से। और ये मसाला, तेल, घी, तो तेल घी देखो ये भी पौधों से मिल रहा है। और जल तो हमको नेचर देता है। मसाला भी पौधों से ही मिलता है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि ये मिश्रण होता है कई बार पीस के। और खीर जैसे हम बना रहे हैं, तो दूध, चावल, चीनी। तो दूध जंतु से मिलता है, चावल पौधे से मिलता है, चीनी भी गन्ने से या चुकंदर से बनाई जाती है, तो ये भी पौधे से ही मिलती है। आगे हम देखते हैं कि भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो आप ये लगभग छोटी छोटी जानकारियां हैं जिनको आप जानते हैं। और फिर इसमें आगे दिया हुआ देखिए, ये कभी कभी देख लिया कीजिए कि पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई अन्य भी साधन है। तो ये कितना कितना महत्वपूर्ण है। आगे की चैप्टर्स में हम एक एक करके ये सब पढ़ेंगे। और जैसे बैगन का भरता बनाते हैं, क्या क्या डालते हैं, तो ये सब कोई इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं कि ये क्रियाकलाप इसमें दिए हैं, ये आप अपने आप पढ़ लीजिएगा। और अंकुरण, अंकुरण से क्या, कैसे अंकुरण हम कराते हैं। फिर जंतु क्या खाते हैं, तो आपका पालतू जानवर जैसे क्या खाता है। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते देखा है, तो सबने देखा है। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। ये बहुत ज्यादा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम आप जानते नहीं है। आगे हम देखते हैं कि इसमें और क्या हो सकता है। तो इसमें और कोई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कोई नहीं दी है, कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जिसको हम पढ़ें। तो इसको आप देख लीजिएगा। और शाकाहारी, मांसाहारी जंतु, ये सब लगभग आप जानते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है ना। इसके जो प्रमुख शब्द दिए हैं, संघटक, खाद्य, मकरंद, अंकुरित बीज, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। जब आप पढ़ लिया कीजिए तो इनको डिफाइन करने की कोशिश किया कीजिए, भले ना नोट करिए, कम से कम इसको देख के डिफाइन करिए। अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर्स पे जो इंपॉर्टेंट है, भोजन के घटक। ये चैप्टर है भोजन के घटक। इसमें हम इसको सही से पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए दिया है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है ना।
हम भोजन जो लेते हैं वो अपनी शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लेते हैं कि हमको एनर्जी मिले, हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट रहे, हम अच्छे से कार्य कर सकें। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि कौन से क्षेत्र में कौन सा भोजन खाया जाता है। तो देखिए पंजाब जैसे है तो ये मक्के की रोटी खाना ये लोग पसंद करते हैं ना, मक्के की रोटी, सरसों का साग, अमरीशपुरी खाते नहीं थे कई फिल्मों में। और ये राजमा, सरसों का साग, दही, घी। आंध्र प्रदेश में चावल, अरहर की दाल, कुंदरू, मट्ठा, घी, अचार। ये यहाँ पे देखिए, ये देखेंगे आप तो ये दर्शा रहा है कि जहां जिस क्षेत्र में जो चीजें ज्यादा पैदा होती हैं, ज्यादा जिनकी पैदावार होती है, वहां पे वही प्रमुख भोजन होता है। इतनी जानकारी हमको यहां से मिली। आगे हम चलते हैं तो इसमें दिया हुआ है कि खाद्य पदार्थों में सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। कुछ साधारण विधियों से हम जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक पोषक तत्व उपस्थित है। जैसे पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वसा इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें परीक्षण करने को दिया है, ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ये परीक्षण हम कैसे करें, ठीक है ना। लेकिन ये मंड का जैसे दिया हुआ है, ऐसे ही इन्होंने कार्बोहाइड्रेट का किया है। तो ये सब आप छोड़ते हुए आगे निकल सकते हैं। और जैसे बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है, इतना पढ़ लिए तो ये बहुत है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालने पे खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखें तो क्या यह नीला या काला हो गया। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दिखाता है। अगर इसमें आयोडीन विलयन मिला दें, है ना, तो ये खाद्य पदार्थ जो नीला या काला रंग हो जाता है तो समझ लीजिए इसमें मंड उपस्थित है। तो ये सिंपल सी जानकारी है। आगे इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई हैं। ये टेबल आप भरने की कोशिश करिएगा कि खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्व, जैसे कच्चे आलू में मंड मिलता है, ठीक है ना, प्रोटीन, वसा, है ना, तो मिलता है कि नहीं आप बताइएगा। दूध में प्रोटीन मिलती है, मंड मिलता है कि नहीं, वसा मिलता है कि नहीं, तो इसको आप फिल करिएगा। और यहां जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे कोई चीज आप रखते हैं कागज पे तो उसमें अगर तेल का धब्बा लग जाता है यानी कि उसमें फैट की उपस्थिति है। और कागज को अगर हम सुखा दें और खाद्य पदार्थ में कुछ जल आया हो तो वो सूख जाए, इसके बाद यदि कागज पर तेल का धब्बा ना रहे तो ये पता चलता है खाद्य पदार्थ में उपस्थित जो वसा नहीं थी, है ना। तो कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। तो सुखाने के बाद ये अगर ऐसा सूख जाता है तो समझ लीजिए नहीं थी। 3 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वही जो हमने पढ़ा था, प्रोटीन और वसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे शरीर में खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। तो ये इसी पे आगे पूरा अध्ययन होगा, जो भी हम पढ़ेंगे यही प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे विटामिन हमारे शरीर को मिले, खनिज लवण मिले, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संतुलित रूप अगर हम मिले तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो आगे हम देखेंगे स्रोत की कहां से क्या मिलता है। तो देखिए अब ये यहां से बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये पहला दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट हमको कहां से मिलता है, तो देखिए मक्के से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आम से मिलता है, तरबूज से मिलता है, पपीते से मिलता है, गन्ने से मिलता है, आलू से मिलता है, शकरकंदी से मिलता है, गेहूं, चावल, बाजरा, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। पेन कॉपी आप लिए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। आगे हम देखते हैं कि वसा के स्रोत हम देखने जा रहे हैं। तो वसा में एक पादप स्रोत है और जंतु स्रोत है। तो पादप स्रोत यानी पेड़ पौधों से जो हमको प्राप्त होता है, तो जैसे मूंगफली में बहुत ज्यादा फैट होता है, ठीक है ना। ऐसे गिरी, ये बादाम की गिरी है, इसमें फैट होता है। ऐसे तिल, इसमें भी वसा होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे तेल के रूप में इन सबका उपयोग करते हैं। और जंतु स्रोत देखें तो अंडे में, मछली में, मांस में खूब ज्यादा होता है। घी, घी हमको कहां से मिलता है, गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, बकरी से मिलता है, जहां से भी गाय भैंस का नॉर्मली हम खाते हैं। दूध है, मक्खन है, तो ये सब हमको जंतुओं से मिलता है। क्रीम भी ऐसे ही है। ये ऐसे आप दिमाग में बैठाते चलिए इन चीजों में, इसमें प्रश्न कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से आपको मिलेंगे, सीधे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, ये देखिए प्रोटीन के स्रोत दिए हैं, एक पादप स्रोत और जंतु स्रोत। तो प्रोटीन हमको कहां कहां से मिलता है, तो चने में बहुत प्रोटीन होता है, आपको पता है, मूंग में, तुअर की दाल में, राजमा में, है ना, और सोयाबीन में और मटर में। तो जो अगर आपको प्रोटीन की जरूरत है तो इन सारी चीजों को खाइए। अब ये नहीं है कि इन्हीं को खाते रहिए, है ना, बैलेंस करके खाइए। जंतु स्रोत देखिए तो मांस में प्रोटीन होता है, मछली में होता है, पनीर में होता है, अंडे में होता है और दूध में प्रोटीन होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया जानकारी दी हुई है। ये प्रश्न सीधा पूछाता है कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर में वृद्धि एवं
स्वस्थ रहने के लिए होती है। अगर शरीर की वृद्धि किसी की रुकी हुई है या शरीर में वृद्धि नहीं हो रही है तो समझ लीजिए प्रोटीन की कमी है। तो प्रोटीन होना चाहिए, शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत होती है प्रोटीन की। प्रोटीन भोजन प्राय शरीर वर्धक भोजन होता है, शरीर को बढ़ाता है, ठीक है ना। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन की हम देखें, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, जैसे हमारी आंख की रक्षा, अस्थि माने हड्डी, दांत की रक्षा, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में इनका विटामिन का योगदान होता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो और इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स यानी कि पूरा समूह होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, एक समूह है ये, इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। आगे हम सब एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे। अब यहां हम देखें तो विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा की इसकी आवश्यकता होती है। और विटामिन ए हमारी त्वचा एवं आंखों के लिए, आंखों को स्वस्थ रखता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो हमको आंखें हमारी कमजोर हो जाती हैं, रतौंधी हो जाती है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने की हमारी मदद करता है, बहुत से रोगों से लड़ने में। अब विटामिन सी की कमी से आप जानते हैं बहुत सारे रोग होते हैं और प्रतिरोधक क्षमता ये हमारी बढ़ाता है। आगे भी हम देखेंगे कि विटामिन सी से क्या क्या लाभ होता है, इसके स्रोत क्या है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि यानी हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। इनकी कमी होगी, दांत गिर जाएंगे आपके और आपकी हड्डियां जल्दी जल्दी टूटेंगी, जरा से गिरेंगे टूट जाएंगी। तो हमको क्या करना चाहिए, इन सब चीजों को लेते रहना चाहिए। अब देखिए विटामिन ए के स्रोत हम देखें तो ये क्या है, पपीता है, दूध, मछली का तेल, गाजर, ठीक है ना, ये सारे विटामिन ए के स्रोत हैं। तो ये विटामिन ए के स्रोत हो गए। विटामिन बी के स्रोत देखिए, यकृत, तो ये मांसाहारी लोग इसको खा सकते हैं, ये यकृत है। और ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये दाल होगी या कुछ ऐसा है। तो ये विटामिन बी के स्रोत हैं। आगे भी लिस्ट दी है, हम देख लेंगे। ऐसे ये विटामिन सी में देखें तो खट्टी चीजों में विटामिन सी पाया जाता है, संतरे में, टमाटर में, जो हमको हल्का हल्का खट्टा लगते हैं, अमरूद, मिर्च कड़वा होती है, खूब मिर्च खा के हम सी सी करते हैं ना, तो ये विटामिन सी होती है, ऐसे याद कर लीजिए। नींबू खट्टा है, आंवला खट्टा है, तो जितनी खट्टी चीजें हैं लगभग सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं और रसदार फल जो होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है। आगे चलते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। अगर हम अंधेरे में लगातार रहें, सूरज की रोशनी हमको न मिले, तो हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। ऐसे ही देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत हम देख लें तो मछली है, पालक है, अदरक है, ठीक है ना। और नमक हमारा ही है, आयोडीन युक्त नमक हम खाते हैं, जिससे घेंघा रोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारे स्रोत हैं। फास्फोरस के स्रोत देखें तो दूध में मिलता है, केले में मिलता है। और ऐसे ये दो चीजें दी हैं, इनको कंफर्म करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या है। लोहे के कुछ स्रोत देखें तो पालक में लोहा मिलता है, आयरन बहुत होता है पालक में, और इसमें होता है सेब में। और ये साथ में ये क्या दिया हुआ है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, आप देख लीजिएगा इसको और मुझे कमेंट बॉक्स में इसको समझ के बताइएगा। कैल्शियम के कुछ स्रोत देखें तो कैल्शियम अंडे में मिलता है, दूध में मिलता है, ये बहुत बड़े स्रोत हैं इनके कैल्शियम के, ठीक है ना। यहां से हम अब यहाँ पे देखिए कि हमारे शरीर में खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। खनिज लवण जो होते हैं लेकिन अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, उचित विकास के लिए तो क्यों तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है। जब आपकी शरीर में कमजोरी आ जाती है तो आपको देते नहीं मल्टीविटामिन की टेबलेट डॉक्टर, मल्टीविटामिन आप खाते हैं तो ताकत आ जाती है, तो वही है मल्टीविटामिन यानी खनिज लवण जो होते हैं बहुत सारे, उनका एक कैप्सूल या टेबलेट होती है, तो उसको कई तत्वों की वो पूर्ति करता है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आपके शरीर में ऐसी कमी आए ही ना, ऐसा भोजन लीजिए। और आगे हम देखें तो चावल में जैसे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो आलू में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, तो चावल में बहुत ज्यादा होती है। तो चावल खाने से तुरंत हमको एनर्जी मिलती है, भूख भी जल्दी लगती है लेकिन एनर्जी तुरंत मिलती है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे या रुक्षांश के नाम से इनको जाना जाता है। और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश की मुख्य स्रोत क्या है, सबूत खाद्यान्न यानी कि बिना गले हुए ऐसे जो चीजें हम खाते हैं साबुत, दाल है, आलू है, ताजे फल एवं सब्जियां हैं। तो ये रेशेदार फल सब्जियां खाने से क्या होता है, हमको पाचन शक्ति हमारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। और
रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक भी कोई प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं और रुक्षांश बिना पचे हुए, देखिए ये दिया हुआ है, भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। जो हमारा जो पेट है उसका वो सिस्टम सही हो जाता है, जिससे कि हम अच्छे से, हमको भूख लगती है और इसके कारण से हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, खाने का पाचन सही होता है। देखिए जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। आप खाना खूब खाइए, पानी नहीं पीजिए तो क्या होगा, पाचन सही से नहीं होगा। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। तो ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे आप कोई चीज धुलते हैं तो गंदगी निकल जाती है, ऐसे खाना खाते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक है या फायदेमंद नहीं है, तो उनको ये बाहर निकाल देता है। और सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिसे हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे दूध, जल, चाय से ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग होता है। ये क्रियाकलाप आपको देखना होगा, देख लीजिएगा, हम इंपॉर्टेंट चीजें इसमें देख रहे हैं। अब हम देखते हैं संतुलित आहार। तो सामान्यतः पूरे दिन कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं और इसी पे हमारी शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वो सभी पोषक तत्व उचित रूप से होने चाहिए जो हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको प्रोटीन युक्त भोजन कर लें, शरीर को मोटा हो जाए। आपको जिम जाने वाले लोग यही करते हैं, को प्रोटीन के पाउडर फाँकते हैं, वो भी सही नहीं है। स्वस्थ होना अलग चीज है, मोटा होना अलग चीज है, ठीक है। और हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होना चाहिए और इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि जिस आहार में क्या होता है, रुक्षांश, रेशेदार वाले फल, सब्जी और भोजन करते हैं, साबुत अनाज खाते हैं वो, और जल की मात्रा होती है, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। दालें जो हैं ये मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग या चना, किण्वित भोजन यानी दक्षिण भारतीय भोजन जैसे ये इडली, इनको किण्वन करके बनाया जाता है। और आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी है, थेपला अनाज और दालों से बना हो व दालों से बना आटे का जो मिश्रण है, केला, पालक, सत्तू, गुड़, सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। तो ये आप बीच बीच में खाते रहा करिए। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्सर हम देखते हैं कि सब्जियों को काट कर धुला जाता है, आधे से ज्यादा तत्व तो ऐसे ही निकल जाते हैं, इसलिए साफ तरीके से उनको धुल के फिर काटना चाहिए, ठीक है ना। देखिए पहली ये कह रही है कि ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं में भोजन में भी ये सभी अवयव होते हैं और क्या उन्हें भी संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल होगी, अगर कोई जानवर हष्टपुष्ट है तो यानी कि वो भी संतुलित भोजन कर रहा है। तो जब हम पकाएं तो याद रखें कि पोषक तत्व उसके नष्ट ना हो। और छिलका उतार कर सब्जियों फलों को काटते हैं, धोया जाता है तो उसमें पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलकों में भी बहुत सारा पोषण होता है, ठीक है ना। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो ऐसा धुलिए कि वो साफ हो जाए, इतना ना धुल लीजिए कि वो बिल्कुल ही एकदम से उसके पोषक तत्व खत्म हो जाए। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है, देखिए, और उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन और उसके खनिज लवण उसमें चले जाते हैं। लेकिन अब साफ करने के लिए तो आपको धुलना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब्जी है तो उसको धुल के फिर काटा जा सकता है, ये सब ध्यान रखिए। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन गर्मी से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और क्या ये उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जी, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। तो जितना आप कच्चा खाएंगे उतना ज्यादा सही होगा। और देखिए ये बूझो है, ये खूब ज्यादा फैट खा खा के देखो कितना मोटा हो गया है, तो ये क्या सही है? तो ये स्वस्थ नहीं है, सही नहीं है। आगे हम देखें, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण हो सकती है, इसलिए आप कम तैलीय पदार्थों को खाया कीजिए। घी खाना चाहिए लेकिन थोड़ी मात्रा में, ऐसा नहीं कि आपको भी इतना ज्यादा घी खा लें कि आपको मोटे हो जाए। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या विकृतियां उत्पन्न कर सकता है, और वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी कि कोई रोग ऐसा जो पोषक तत्वों की कमी से होता है उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। तो ये हमको कोशिश करना चाहिए कि ये कमी ना हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि नहीं होगी, उसकी वृद्धि नहीं होगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, बालों के रंग उड़ जाएंगे, त्वचा की बीमारियां और पेचिश हो जाएगी। तो प्रोटीन की कमी से ये सारे हो सकते हैं। तो यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, दोनों की कमी हो जाए, दोनों इसमें कम हो जाए, तब क्या होगा? तो ये बहुत दुबला पतला क्षीणकाय शरीर हो जाएगा और इतना दुर्बल हो सकता है कि वो चलने में भी समर्थ न रहे, असमर्थ हो जाए। तो विभिन्न विटामिन और जो खनिज लवण हैं, इनके अभाव में विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। तो ये आप याद रखिए
इसको हमेशा आप तो भोजन करिए ही, पेपर के लिए भी याद रखिए। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है, यानी कि अच्छे से आहार हम लें अगर तो हो सकती है, दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए भोजन में जितनी अधिक विविधता होगी, है ना, तो उतना ही ज्यादा अच्छा भोजन रहेगा और यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषकों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा, है ना, जितना ज्यादा विविध होगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक लिस्ट दी हुई है, इसमें दिया है विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग, उनके बारे में बात की गई है। तो देखिए विटामिन ए, तो इससे क्या होते हैं, दृष्टिहीनता, क्षीणता, दृष्टि आपकी कमजोर हो जाती है, कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है ना। विटामिन बी1 बेरी बेरी हो जाता है, दुर्बल पेशियां और काम करने में ऊर्जा की कमी होती है। विटामिन सी से देखो स्कर्वी हो जाता है, बहुत बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, मसूड़ों से खून निकलेगा, घाव भरने में अधिक समय लगेगा, तो विटामिन सी को आप खट्टे पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। विटामिन डी, धूप में बैठिए वैसे ही मिलता रहेगा, रिकेट्स होता है इससे, अस्थियों का मुलायम होना, मुड़ जाना, अस्थियां कमजोर हो जाएंगी। कैल्शियम, तो ये अस्थियां और दंतक्षय, अस्थियां कमजोर होती हैं, कैल्शियम, तो जब हड्डी कमजोर हो जाती है या हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर आपको कैल्शियम की टेबलेट देते हैं, तो इससे कमजोर अस्थियां और दंतक्षय, तो कैल्शियम आप लेते रहिए, ऐसे भोजन लीजिए जिसमें कैल्शियम आपको मिले। आयोडीन की कमी होगी तो घोंघा या गाइटर हो जाएगा, निकल नहीं आता गले में ऐसे फूल जाता है, और गर्दन की ग्रंथि फूल जाती है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता भी, तो ऐसा नहीं है कि केवल फूल ही जाती है, बच्चे मानसिक रूप से कमजोर विकलांग होती है, इसीलिए कहा जाता है नमक जो आप खाइए आयोडीन वाला खाइए। लोहा, अगर लोहे की कमी होगी तो अरक्तता हो जाएगी, इसको एनीमिया बोलते हैं, कमजोरी आ जाती है, खून की कमी हो जाती है। देखिए ये चैप्टर आपका पूरा हुआ, ये शब्द आप मैंने बताया है, आप देख लीजिएगा, इनको डिफाइन करने की कोशिश करिएगा, दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, आगे भी हम जैसा भी चैप्टर होगा, अगर छोटा होगा तो 2 चैप्टर, अगर बड़ा होगा तो 1 चैप्टर के साथ जल्दी ही आपसे मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।